आज मैं कक्षा 12 के भारतीय समाज का परिचय पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। भारतीय समाज तथा सामाजिक संरचना के विशेषण। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय समाज का परिचय इसके लंबे इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए आवश्यक है कि हम भारतीय संस्कृति की भौतिक विशेषताओं तथा समाजशास्त्री भारतीय समाज तथा समाजशास्त्री अध्ययन के बारे में जानें। परंपरागत संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास करें। भारतीय समाजशास्त्री आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज का परिचय एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक संरचना की अवधारणा को सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने परिभाषित किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने परिभाषित किया था, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 संरचनात्मक विशेषताएं और नंबर 2 वैचारिक विशेषताएं। नंबर 1 संरचनात्मक विशेषताएं और नंबर 2 वैचारिक विशेषताएं। हर्बर्ट स्पेंसर ने भारतीय समाज की विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया है। एक संरचनात्मक विशेषताएं और दूसरी वैचारिक विशेषताएं। संरचनात्मक विशेषताओं में वर्ण, पंचायत, पुरुषार्थ, आदि आते हैं। वर्ण, पंचायत, पुरुषार्थ आदि आते हैं। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की संरचना की निर्माण में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार, पंचायत, पुरुषार्थ आदि आते हैं। इनका गहन अध्ययन, इन पर थोड़ा सा अध्ययन करना जरूरी है। वर्ण वैदिक काल में व्यावसायिक क्षमता के आधार पर वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ब्राह्मण,
नंबर 2 छत्री। नंबर 3 वैश्य। और नंबर 4 शूद्र। वैदिक साहित्य में इनका वर्णन मिलता है। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन, अध्यापन, पूजा करना आदि। क्षत्रिय का कार्य रक्षा संबंधित कार्य क्षत्रिय को दिया जाता है। देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, परिवार की सेवा, ये सभी जिम्मेदारियां क्षत्रिय को। वैश्य का कार्य व्यापार करना और शूद्र की कार्य इन सभी वर्णों की सेवा करना। इसके बाद आता है अगला जो आपका है वह है आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। इसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था प्राचीन काल में, वैदिक काल में मानव की उम्र 100 वर्ष नापी जाती है और इन 100 वर्ष की उम्र मानकर मानव को 4 आश्रमों से होकर गुजरना पड़ता था। इसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ। आश्रम। और चौथा संन्यास आश्रम। आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव को 4 व्यवस्थाओं में गुजरना, 4 व्यवस्थाएं, 4 आश्रम होते थे। इन 4 आश्रमों, 4 सोपानों से मानव को होकर गुजरना पड़ता था। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष। उस समय आश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव की उम्र जो है 100 वर्ष आंकी जाती थी, 100 वर्ष। और प्रत्येक सोपान या प्रत्येक आश्रम 25-25 वर्ष का होता था। ब्रह्मचर्य शिक्षा अध्ययन करना, आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर 25 वर्षों तक, 25 वर्ष तक इसमें ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, जिसमें शिक्षा के कार्य भी हैं। शिक्षा अध्ययन करना। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। यह 26 से लेकर 26 वर्ष से लेकर वर्ष से 50 वर्ष तक। तीसरा है इक्यावन वर्ष से 75 वर्ष तक। और चौथा है 76 वर्ष से 100 वर्ष तक मानी जाती है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, इसमें ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए इस आश्रम में रहकर शिक्षा अध्ययन का कार्य किया जाता है।
गृहस्थ आश्रम जो कि 26 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की आयु मानी जाती है, इसमें गृहस्थ जीवन का पालन करना, संतानोत्पत्ति करना। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष तक, और जो चौथा सोपान है यह है 76 से लेकर 100 वर्ष तक, यह मानव की अंतिम अवस्था होती है। इसमें संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार जिसमें 2-3 पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं और एक ही रसोइये का बना भोजन करते हैं। सभी की परिवार में सामूहिक जिम्मेदारी होती है और इसमें जो भी संपत्ति होती है उस परिवार के सभी लोग उसमें स्वामित्व, सबका स्वामित्व होता है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन आदि लोग होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य एक ही रसोइये पे पका भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन करते हैं और एक ही आवास में निवास भी करते हैं। संयुक्त परिवार में 3 से 4 पीढ़ियों के लोग संयुक्त रूप से रहते हैं तथा परिवार का जो वयोवृद्ध सदस्य होता है वह परिवार का मुखिया होता है, परिवार का स्वामी होता है। उसके आदेशों का पालन सभी लोगों को करना पड़ता है। संपत्ति, संयुक्त परिवार की संपत्ति का सभी लोग, परिवार के सभी लोग संयुक्त रूप से उपयोग करते हैं तथा परिवार के मुखिया के आदेशों के अनुसार व्यवहार करना अपना नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक कर्तव्य समझते हैं। अगला आता है ग्रामीण जीवन अर्थात पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था गांव के प्रशासन के लिए, न्याय के लिए प्रत्येक गांव में 5 सम्मानित, अनुभवी, ईमानदार और वयोवृद्ध व्यक्तियों से पंचायत का निर्माण किया जाता है। 5 व्यक्ति पंचायत सरपंच चुने जाते हैं। 5 व्यक्तियों का समूह। का समूह, 5 व्यक्तियों का समूह सरपंच कहलाता है। और ये वयोवृद्ध व्यक्तियों से पंचायत का निर्माण करने में परंपरा रही है। इन पंचायत 5 व्यक्तियों का जो समूह होता है वह अनुभवी, ईमानदार और वयोवृद्ध होते हैं। इनसे गांव की पंचायत व्यवस्था, न्याय व्यवस्था चलती है। वैचारिक विशेषताओं में भारतीय समाज के परिचय की जो दूसरी विशेषता है
वह है वैचारिक विशेषता। वैचारिक विशेषता। वैचारिक विशेषता। वैचारिक विशेषता में पहला है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। पुरुषार्थ के अंतर्गत 4 सोपान है: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। दूसरा है कर्म का सिद्धांत। दूसरा कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत भारतीय सामाजिक संगठन को संरचनात्मक रूप देने के लिए कर्म का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। इस सिद्धांत का संबंध व्यक्तियों को विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देने से है। कर्म का सिद्धांत प्रत्येक दशा में व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा देने के साथ ही उसे बिना किसी संघर्ष और स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रेरणा देता है। ये कर्म का सिद्धांत। अगला आता है पुनर्जन्म की अवधारणा। नंबर 3, पुनर्जन्म की अवधारणा। पुनर्जन्म की अवधारणा सभी लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने तथा सामाजिक संरचना को अस्थायी रूप देने के लिए इस विश्वास पर बल दिया जाता है कि वर्तमान जीवन में लोगों को मिलने वाले सुख दुख तथा सफलता और असफलता का कारण व्यक्ति का पुनर्जन्म है। और इसी तरह वर्तमान जीवन के कर्म ही पुनर्जन्म लेने पर व्यक्ति के सुख दुख का निर्धारण करेंगे। जैसा आप कर्म करेंगे उसी अनुसार आपको फल मिलेगा। आप अपने पूर्वजों के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ जैसा भी आप कर्तव्य करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। चौथे पॉइंट है आपका, विवाह एक धार्मिक संस्कार है। विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करता है। इसी कारण परंपरागत रूप से भारतीय समाज में विवाह विच्छेद को एक आधार्मिक कार्य कहा गया। जो विवाह विच्छेद होता है वह एक आधार्मिक कार्य है। अगला है लास्ट पॉइंट, संस्कारों द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण। पांचवा, संस्कारों द्वारा
व्यक्ति का समाजीकरण। संस्कारों द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण। संस्कार वह धार्मिक क्रिया है जो एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को कुछ विशेष कर्तव्यों को पूरा करने का प्रशिक्षण देता है। यह संस्कार बच्चे के जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक पूरे किए जाते हैं। बच्चे के जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक, जैसे बच्चे जन्म हुए, पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसका जो है सिर मुंडवा देना, जिसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। उसी तरह से कई संस्कार हैं, मुंडन संस्कार है, गोत्र संस्कार है और विभिन्न प्रकार के संस्कार जो पाए जाते हैं वो हैं। बस, और आज इस पाठ में जो अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे वह है उपनिवेशवाद। जो कट गए हैं, जहाँ जहाँ मेन है वही पढ़ाया जाएगा, बाकी काट दिया जाएगा।